नमस्कार, स्वागत है आपका वेद से विज्ञान पर। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे लोहे की क्रांति ने महाजनपद काल को जन्म दिया। मगध शक्तिशाली तो बना, लेकिन ये वो दौर था जहां बुद्ध और महावीर की नैतिक क्रांति ने समाज को रास्ता दिखाया, जबकि राजनीतिक सत्ता क्रूरता की ओर बढ़ रही थी। मगध पर अब नंद वंश का घमंडी शासन था। सत्ता के इस संघर्ष में एक खालीपन था, एक इंतजार था, एक ऐसे नायक का जो न सिर्फ इस क्रूरता को खत्म करे, बल्कि पूरे भारत को एक धागे में पिरोए। अगर आप इतिहास के पन्नों में खो जाने को तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन शोध वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। मौर्य साम्राज्य का उत्थान, सिकंदर का प्रभाव, चाणक्य की कूटनीति, चंद्रगुप्त का शासन और सम्राट अशोक का धम्म परिवर्तन। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां महाजनपद काल का अंत होता है। मगध की सत्ता पर नंद वंश का घमंडी शासन था, जिसकी ताकत और क्रूरता दोनों आसमान छू रही थीं। लेकिन तभी भारत की पश्चिमी सीमा पर एक अजनबी तूफान आया। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। विश्व विजेता सिकंदर की तलवार ने उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे राज्यों को रौंद डाला। पोरस जैसे राजाओं ने बहादुरी दिखाई, पर एकता की कमी थी। जब सिकंदर की सेनाएं व्यास नदी के पास थकीं, तो उसने वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन वो अपने पीछे एक चीज छोड़ गया, एक सत्ता का शून्य और एक अभूतपूर्व राजनीतिक भय। नंद वंश की क्रूरता और यूनानी आक्रमण के खतरे ने एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्ति को जन्म दिया, चाणक्य। उन्होंने नंद राजा धनानंद की सभा में अपमान का घूंट पिया। वहीं उन्होंने शपथ ली, जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, वो अपनी शिखा चोटी नहीं बांधेंगे। इस शपथ ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। चाणक्य को नंद वंश को हराने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक शस्त्र चाहिए था। उन्हें मिला एक साधारण लड़का, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में प्रशिक्षित किया। उन्हें युद्ध की कला, शासन के नियम और सबसे जरूरी कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिखाया। उनकी पहली चुनौती थी सिकंदर के छोड़े गए यूनानी सेनापतियों को हटाना। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की रणनीति का उपयोग किया, स्थानीय जनजातियों को एकजुट किया और पंजाब और सिंध को यूनानी नियंत्रण से मुक्त कराया। इसके बाद बारी थी मगध की। उन्होंने नंद वंश पर हमला किया। चाणक्य की रणनीति थी राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला न करके पहले सीमांत प्रदेशों पर नियंत्रण करना। अंततः नंद वंश को पराजित किया गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर बैठकर भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य अब न केवल मगध बल्कि पूरे उत्तर और मध्य भारत तक फैला था। लेकिन पश्चिमी सीमा पर खतरा अभी भी था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला किया। चंद्रगुप्त ने उन्हें पराजित किया। ये युद्ध से ज्यादा कूटनीति की जीत थी। संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने कई बड़े प्रदेश मौर्यों को सौंप दिए और चंद्रगुप्त को अपनी बेटी का विवाह भी करना पड़ा। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र में राजदूत बनाकर भेजा, जिसने भारत के इस महान साम्राज्य का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया था। मौर्यों का शासन बेहद केंद्रीकृत और संगठित था। चाणक्य द्वारा स्थापित ये व्यवस्था गुप्तचरों के मजबूत नेटवर्क, कुशल प्रशासन और केंद्रीकृत नियंत्रण पर आधारित थी। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने 268 ईसा पूर्व में शासन संभाला। शुरुआती दौर में अशोक एक क्रूर और महत्वाकांक्षी योद्धा था, जिसे चंडाशोक कहा जाता था। उसका एकमात्र लक्ष्य था साम्राज्य का विस्तार। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, ओडिशा पर आक्रमण किया। ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। लाखों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। जीत तो मिली, लेकिन वह जीत खून से लथपथ थी। युद्ध के मैदान में लाशों और रोते हुए लोगों को देखकर
अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, वह अब कभी तलवार नहीं उठाएंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और युद्ध की भेरी को धम्म की भेरी से बदल दिया। अशोक ने धम्म, बौद्ध नैतिकता के सिद्धांत को राज्य का आधार बनाया। उन्होंने दया, सहिष्णुता, अहिंसा और माता पिता के प्रति सम्मान का संदेश पत्थरों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में फैलाया। उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए, जिन्होंने भारत के बाहर भी बुद्ध के संदेश को फैलाया। मौर्यों ने न केवल राजनीतिक एकता दी, बल्कि कला और वास्तुकला को भी नया आयाम दिया। अशोक स्तंभ की पॉलिश, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, और सांची का स्तूप मौर्यों की अमूल्य विरासत हैं। लेकिन हर महान साम्राज्य का अंत होता है। अशोक की मृत्यु के बाद विशाल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। बाद के शासक उतने सक्षम नहीं थे। केंद्रीकृत प्रशासन ढीला पड़ने लगा और क्षेत्रीय शक्तियां सिर उठाने लगीं। लगभग 1.5 शताब्दी के शासन के बाद अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। इसके साथ ही भारत के पहले एकीकृत और सबसे विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन मौर्यों की विरासत, चाणक्य की कूटनीति, चंद्रगुप्त का शौर्य और अशोक का धम्म आज भी भारतीय सभ्यता की आत्मा में गूंजती है। मौर्य साम्राज्य तो ढह गया, पर इसने भारत को सिखाया कि एकता संभव है। लेकिन जैसे ही केंद्रीकृत सत्ता टूटी, विदेशी आक्रमणों का खतरा फिर से मंडराने लगा। उत्तर पश्चिम से अब शुंग, कण्व और सातवाहन जैसे नए वंशों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला था। क्या भारत फिर से छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा? कौन सी शक्ति भारत की संस्कृति और एकता को बचाएगी? और क्या चंद्रगुप्त और अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना थी, या ये भारत के हर युग की नियति थी? इतिहास ने करवट ली है। अगला अध्याय होगा भारत पर विदेशी आक्रमणों और एक नए स्वर्णिम युग की तैयारी का। ये थी मौर्य साम्राज्य के उत्थान और पतन की अद्भुत गाथा। इस सफर में हम चाणक्य की कूटनीति से लेकर अशोक के धम्म तक हर पहलू से रूबरू हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही गहन ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वेद से विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में।